दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमें पता है आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पर बस अब थोड़ी देर और रुक जाइए, यह कहानी सुन लीजिए। अगर पसंद आ जाए तो ज़रूर कर लीजिए। आज की कहानी है डेटिंग। यह कहानी है दिल्ली के प्रसिद्ध लेडी श्रीराम कॉलेज की, जहां मधु अपने 3 सीनियर्स के साथ गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। उसका पहली मेरिट लिस्ट में ही एडमिशन हो गया था। वह बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि लाखों युवा दिलों की तरह उसका भी यही सपना था कि वह इस कॉलेज में पढ़कर अपने सपने पूरे कर पाए। वह पहले मेरठ में रहती थी। शुरू में तो उसे महानगर की चकाचौंध का हिस्सा बनने में काफ़ी वक्त लगा था, पर उसकी रूममेट्स के अत्यधिक कूल होने के कारण जल्दी ही उसकी तीनों के साथ अच्छी तरह से जमने लगी थी। कॉफ़ी बनाना, बाज़ार से छोटे मोटे सामान लाना, यहाँ तक कि अपनी दीदी के कपड़े धोना तक के काम उसके ही हिस्से में थे। वे उसकी मेंटर, गाइड और बड़ी बहनों जैसी थी। उनकी गाइडेंस में ही उसकी फुल जीन्स घुटनों तक की शॉर्ट्स और टॉप्स की साइज़ कटते हुए क्रॉप टॉप पर और आस्तीन तो लगभग गायब ही हो गई थी। साल भर में ही वह अपने नए हेयर स्टाइल और स्वैग के साथ अपने घरेलू और डेट फुटी इमेज से पूरी तरह से बाहर निकलकर एक बेहद ही खूबसूरत दोशीदा में बदल गई थी, जिसे देखते ही किसी के भी मुंह से अनायास ही सो क्यूट निकल जाया करता था। ऊपर वाले ने उसे बला की खूबसूरती से नवाजा था। वह सिर्फ ज़बान से ही नहीं, बोलती तो थी ही। उसकी बोलती तीखी आंखों के साथ साथ उसके कानों में पहनी जाने वाली बड़ी बड़ी बालियां भी उसके बोलने पर, मुस्कुराने पर जैसे चहक उठती थी। यही उसकी अदा थी। वह अन्य लड़कियों से बिल्कुल अलग थी, पूरी तरह से अलग। लड़कों से कतराने वाली, कॉलेज कैंपस की रंगीन चकाचौंध से अलग थलग रहने वाली और हर वक्त किताबों में ही डूबी रहने वाली। उस दिन कॉलेज की फेयरवेल पार्टी थी। वहाँ की फ़िज़ाओं में मानो एक नशा सा घुल गया था। कॉलेज कैंपस में उसकी तीनों सीनियर्स की आखिरी रात थी। मौसम में जुदाई की एक कसक सी थी, जैसे सब लोग अच्छे से महसूस कर रहे थे, पर उदास होकर भी कोई भी इस पल को खोना नहीं चाहता था। पार्टी के बाद हग्स और किसेस की बौछारें हो रही थी, कुछ फिर से मिलने की तो कुछ सोशल मीडिया से जुड़े रहने की। आपस में काफ़ी सारी बातें होने लगी तो कुछ ज़िंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किए हुए बिछड़ रहे थे। रूम में आकर भी पार्टी की खुमारी उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। मधु ने मोबाइल की घड़ी पर नज़र डाली। रात के 1 बज रहे थे, पर तीनों में से कोई भी सोकर अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती थी। वो तीनों एक ही पलंग पर औंधे पड़े आपस में कोई वीडियो शेयर कर रही थी और एक दूसरे से इशारों इशारों में, आंखों ही आंखों में बातें कर रही थी और कभी मुंह पर हाथ लगाकर ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ती। जैसे ही मधु उनके पास कॉफ़ी मग लेकर आई और उसने वीडियो के बारे में उत्सुकता दिखाई, आप लोग क्या कर रहे हो बेबी? ये पोन वोन ना तेरे बस की बात नहीं है। तू टीवी पर डोरेमोन देख। कहते हुए तीनों हाई फाई देते हुए ज़ोर से हंस पड़ी। इसमें इतना हंसने वाली कौन सी बात है? वह मन ही मन बुदबुदाई। इस बीच फ्रेंच किस, वाइल्ड सेक्स और भी न जाने काफ़ी सारी बातें, क्रश जैसे शब्द उसके कान से टकराए थे, जो उसकी डिक्शनरी में बिल्कुल नए थे। उन शब्दों का अर्थ गूगल पर सर्च करके उनका मतलब जान लेने के बाद उससे दिल की बगिया में भी खुशबूदार फूल खिलने लगे थे। बस अब बहुत हो गया ज़िंदगी को सीधी चाल से चलते हुए। अब मैं भी सबको दिखा दूंगी कि मैं भी बड़ी हो गई हूँ। बस यह ख्याल बार बार उसके मन को छूने लगा था। फेसबुक और इंस्टा पर तो उसका अकाउंट था ही। इस बार उसने टिंडर पर अपना अकाउंट बनाने की सोच ली थी, जिसमें उसकी साथ वाली लड़कियों ने तो महारत हासिल कर ली थी। वह सेल्फी स्टिक उठा लाई और अलग अलग पोज और आउटफिट्स में कम से कम 100 क्लिक्स ले डाली। फिर उनमें से सबसे अच्छी फ़ोटो पसंद करके टिंडर पर अपनी प्रोफाइल बना डाली और फिर उसने उस पर लॉगिन कर दिया। इसके साथ ही उसकी स्क्रीन पर कई प्रोफाइल उभरे। उसने सब प्रोफाइल्स को अच्छे से चेक किया। प्रोफाइल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। उसने थोड़ी सी हिम्मत करके ऊपर वाले का नाम लेकर उसने एक प्रोफाइल पर राइट स्वाइप करके उसे सुपर लाइक कर दिया।
उसका दिल अब ज़ोरों से धड़कने लगा। डर के मारे उसने अपनी आंखें भींच ली। कुछ ही देर में वो इट्स अ मैच का नोटिफिकेशन उसकी मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश होने लगा और अगले ही पल एक मैसेज सामने से आ गया। वॉट अ ब्यूटिफुल स्माइल, इट परफेक्ट मैचेस विद योर नेम। सेक्सी विश्लेषण उसने ज़िंदगी में पहली बार सुना था अपने लिए और शायद पहली बार देखा भी था। वह एक बार को तो घबराई, फिर एक स्माइली के साथ रिप्लाई किया, थैंक्स। मुझे थैंक्स नहीं, कुछ और चाहिए, सामने वाले ने लिखा। मुस्कान की स्क्रीन पर फिर से एक मैसेज पॉपअप हुआ। क्या? मधु, तो फिर कॉफ़ी हाउस पर मिलते हैं स्वीट हार्ट। मिलना? डूड, आप शायद भूल रहे हैं, इट्स अवर फर्स्ट चैट। कुछ सेकंड पहले तो हम जुड़े हैं और आप मिलने की बात कर रहे हैं। जान, आप भी शायद भूल रही हैं, आप टिंडर पर हैं और ये एक डेटिंग ऐप है। ओह, उसे याद आया। जान, यह शब्द सुनकर तो उसकी जान ही निकल जाने वाली थी, पर उसने कुछ हिम्मत दिखाते हुए रिप्लाई किया, हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों ना हम पहले एफबी पर फ्रेंडशिप करते हैं, फिर डेटिंग करते हैं, क्या बोलते हो? क्या बेबी, तुम भी? ओके, एनीथिंग फॉर यू, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? तुम मुझसे वीडियो कॉल पर ज़रूर मिलोगी, तब मैं तुमसे फेसबुक पर मिलूँगा। मधु को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करे। वह बड़ी असमंजस में थी। घबराहट के मारे उसके हाथ कांपने लगे थे। उसने बाय कहकर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। पर उसके बाद दोनों के बीच फेसबुक पर चैट का सिलसिला चल पड़ा, जो एक हफ्ते तक लगातार चलता रहा। पर आकार ने 8वें दिन उसे मिलने के लिए आखिर राज़ी कर ही लिया। उसने अपनी ज़िंदगी की पहली डेटिंग के लिए पिंक ट्यूनिक पसंद की थी। आकार पहले से ही कैफ़े में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। उस पर नज़र पड़ते ही अपने होठों के बीच दबी हुई सिगरेट को निकालकर जूतों से मसल दी और लपक कर उसे अपने बाहों पर, कानों पर, गालों पर किस करने लगा। सिगरेट की असहनीय बदबू के कारण उसे आकार से खुद को अलग करने के लिए मजबूर कर दिया। वैसे भी वो इन सब के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। तुम हर लड़की से क्या इसी तरह मिलते हो? हर लड़की से नहीं, तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो मेरा तो तुम पर हक है, कहते हुए वह फिर से उसे चूमने लगा। मधु ने धीरे से खुद को अलग किया और ठगी हुई सी आकार की ओर ध्यान से ताकने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, जिन्हें देखकर आकार को भी कुछ झुंझलाहट सी होने लगी थी। वो उसे यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तुम सब में इंटरेस्टेड नहीं थी तो डेटिंग पर आई ही क्यों? मुझे फर्स्ट डेटिंग पर ये सब एक्सपेक्टेड नहीं था और मुझे भी लेडी श्रीराम कॉलेज की लड़की से इतना दकियानुसीपन और पिछड़ापन एक्सपेक्टेड नहीं था। कहते हुए उसने बाइक स्टार्ट की और तेज़ी से वहाँ से गुस्से में निकल गया, मधु को और उसकी भीगी पलकों को बहुत पीछे छोड़कर। पर दूसरी तरफ पूरे 2 दिन लगे थे मधु को इन सब से उभरने में। 2 दिन बाद जब वह सामान्य हुई तो उसने अपना टिंडर का अकाउंट खोला। आकार को मैसेज करना चाहा तो उसे पता चला कि वो आकार द्वारा ब्लॉक कर दी गई थी। उसने पहली बार ब्रेकअप के बाद की उदासी का स्वाद चखा था। उसे बड़ा बुरा लगा खुद के लिए। भले ही आकार के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी, सिर्फ अट्रैक्शन था, पर वह नादान तो आकार की नशीली बातों को प्यार समझ बैठी थी। अब वह भी चाशनी में भीगे हुए दुनिया के सबसे मीठे अल्फाज, मोहब्बत का स्वाद चख लेना चाहती थी, इसलिए और आगे बढ़ना चाहती थी। अपने दिल के कोरे पेपर पर किसी का नाम लिख देना चाहती थी। इसीलिए उसने भी आकार का नाम अपने दिलो दिमाग और लैपटॉप से झटक कर अलग कर दिया और फिर से अपना टिंडर अकाउंट खोलकर बैठ गई। उसकी नज़र फ्रेंड सजेशन पर गई। उसने तुरंत वह प्रोफाइल खोली। नाम था कृष्ण और वह MBA का छात्र था। इस बार वह कोई गलती नहीं करना चाहती थी, इसलिए ज़्यादा सतर्क थी। वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, बस वही इसका हाल भी था। उसने अपनी समझदारी का परिचय देते हुए क्रिश्चियन का फेसबुक और इंस्टा अकाउंट भी पूरी तरह से खंगाल डाला। इस तहकीकात के दौरान उसने जाना कि वो एक पढ़ाकू किस्म का लड़का है, जिसने ओलंपियाड जैसे कई कंपटीशन का प्रथम खिताब
अपने नाम कर रखा था। इसके सिवा वह भी और काफ़ी सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड था। वह मधु की तरह साहित्य प्रेमी भी था। कई प्रसिद्ध हिंदी और अंग्रेज़ी साहित्यों के रिव्यू उसकी वॉल पर थे। मधु ने सोचा कि कला प्रेमी है, वह ज़रूर ही बहुत डिसेंट होगा और प्यार की रूहानी गहराई को समझता होगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ना कि सिर्फ जिस्मानी संबंध बनाने को इच्छुक होगा। उसने राइट स्वाइप कर दिया। क्रिश्चियन भी जैसे बरसों से इसी पल की तलाश में था। तुरंत इट्स ए मैच का नोटिफिकेशन मधु की स्क्रीन पर एक बार फिर से आ गया। मधु जी, हमने आपको आपके कॉलेज के एनुअल फंक्शन में देखा था। तब से ही आपको दिल दे बैठे हैं। और हाँ, आप हम पर भरोसा रखिएगा, ये सिर्फ फ्लर्ट नहीं, हम आपसे सच्ची मुच्ची का प्रेम करते हैं। आप यकीन मानिएगा, आप हमारा पहला और आखिरी प्यार हैं। टिंडर और फेसबुक पर कब से आपको रिक्वेस्ट भेजकर आपके जवाब में राहों में फूल बिछाकर बैठे थे। बस इसी पल का इंतज़ार था। आपको एक सीक्रेट बताएं, आपके दीदार के लिए तो कई दीवाने कॉलेज छूटने के वक्त कॉलेज गेट के बाहर मंडराते रहते हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ। और आप इतनी हसीन हैं कि जब आप पास से गुजरती हैं तो लगता है कि इत्र की शीशी खोलकर किसी ने हमारे ऊपर जैसे उड़ेल दी है। बस इसी का इंतज़ार रहता था हमें, जिसमें हम डूबते उतरते रहते हैं। क्रिश्चियन ने शर्माते हुए कहा। उसकी मासूम बातों पर मधु का दिल आ गया। वो हंसे बिना नहीं रह पाई थी। तो आप बिहार से हैं? ओहो, तो आप भी हमें उतने ही इंटरेस्टेड हैं और हमारी पूरी कुंडली भी निकाल चुकी हैं। नहीं कृष्ण, ऐसी कोई बात नहीं है। इंसान की भाषा उसे खुद ब खुद बयां कर देती है। बाय द वे, आई लव योर नेम कृष्ण। थैंक यू। वैसे हमारा गुड नेम तो कृष्णा है, पर यहाँ मुंबई आकर अपने आप कृष्ण में तब्दील हो गया है। हम वहाँ पॉपुलर तो इतने ही हैं। बचपन से ही मैथ्स विषय में हमारी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत रही है। मुश्किल से मुश्किल सवाल भी हम चुटकियों में सॉल्व कर जाते हैं। ओह वाओ, दैट्स वंडरफुल। और बताइए अपने बारे में। गॉड कंटिन्यूज योर शॉवर योर ब्लेसिंग ऑन यू। हाँ मधु जी, आपको हम सच बताएं तो यह सब ऊपर वाले से ही मांगी हुई मनौती का परिणाम है। काफ़ी ब्लेसिंग्स हैं उनकी हम पर। कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। मधु ने देखा कि उसने अपने हाथों में ग्रहों को रिझाने के लिए अलग अलग तरह की अंगूठी और गले में भी तावीज़ पहन रखा था, पर वह इन सब बातों को नज़रअंदाज कर रही थी। फिर भी कृष्ण उसे संस्कारी और एक भला लड़का लगा। देखने में भी वह ठीक ठाक ही था, क्योंकि इससे पहले उसका पाला आकार से जो पड़ा था, जो अल्ट्रा फास्ट था। धीरे धीरे दोनों के बीच चैटिंग बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे के साथ अधिक समय व्यतीत करने लगे। अच्छा मधु जी, बाय, मैं आपसे शाम को बात करूँगा। एक दिन चैट के दौरान कृष्ण ने मधु से कहा था, शायद वह कुछ बिजी होगा। मधु ने उससे जानना चाहा तो उसने कहा, वो क्या है ना, मुझे एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है। 6:15 बजे का समय बहुत अच्छा है और अब 6:10 बज चुके हैं, वरना शुभ समय टल जाएगा। डिस्कनेक्ट होने के बाद मधु सोचने पर मजबूर हो गई थी। अपने करियर के लिए सजग होना बहुत अच्छी बात है, पर इस तरह कृष्ण का इतना अंधविश्वासी होना उसे रास नहीं आया। शायद उसे पसंद ही नहीं आया। उसे लगने लगा कि कृष्ण एक नेक दिल लड़का है और दोस्ती के लिए विश्वसनीय भी है, पर उसके सपनों का राजकुमार तो हरगिज़ नहीं है। अब वह काफ़ी मायूस थी और शायद सीरियस भी, पर अब वह हार मानने वाली बिल्कुल नहीं थी। वह भी अन्य लड़कियों की तरह अपने सपनों के राजकुमार को जल्द से जल्द ढूंढना चाहती थी। कॉलेज की एक्साइटिंग लाइफ जीना चाहती थी, जिससे वह अब तक महरूम थी। उसने ध्यान से अपने फ़ोन के ऐप्स को चेक किया। बाजू उसके फ़ोन के ऐप स्टोर की लिस्ट में सबसे नीचे चला गया था और उसकी जगह कुछ महीनों से टिंडर ने ले ली थी। वह कुछ सोच पाती तभी उसकी नज़र अपने मेल बॉक्स पर गई। उसमें गोविंद के कई मेल्स थे। वह श्रीराम कॉलेज में पढ़ता था। वैसे तो उसका नाम गोविंद था, पर सब प्यार से उसे अभी बुलाते थे। उफ, उसने पिछले कई दिनों से अपना मेल बॉक्स तो चेक ही नहीं किया था। अभी ने उसे पोइट्री के सारे चैप्टर्स के नोट्स भेजे थे, जो अगले महीने होने वाले एग्ज़ाम में
काम आने वाले थे। वह 1 मिनट के लिए हैरान भी थी और खुश भी। अवी और उसकी पहचान थॉट बबल नाम के एक फेसबुक ग्रुप जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स द्वारा बनाया गया था के ज़रिए हुई थी। वह एमए करने के बाद पीएचडी कर रहा था, इसीलिए उसकी अन्य स्टूडेंट्स और प्रोफेसर से काफ़ी अच्छी सारी पहचान थी। वह मधु के लिए टॉपर्स द्वारा बनाया गया नोट्स मेल कर दिया करता था। वह दूसरे लड़कों से बिल्कुल अलग था, बिल्कुल अलग। जहाँ दूसरे लड़के सोशल मीडिया पर नई नई गर्लफ्रेंड्स बनाने और आभासी रिश्ते निभाने में व्यस्त रहते थे, वहीं वो पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्चा खुद निकालता था और अपना बचा हुआ समय लाइब्रेरी में बिताना पसंद करता था। गोरा चिट्टा, लंबा, स्मार्ट और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। पहली बार में ही मधु को वह काफ़ी चॉकलेटी लगा था, इसीलिए वह दिन में कई बार अवी का फेसबुक अकाउंट खोलकर चेक करती थी। न जाने क्यों 1 साल से ऊपर हो गए थे फेसबुक पर दोनों की दोस्ती हुए। वह मधु का कितना ख्याल रखता था और मधु भी तो उसके मैसेज का, उसके कॉल्स का कितनी बेसब्री से इंतज़ार करती थी। ये प्यार नहीं तो और क्या था, पर उसका ध्यान उस ओर गया ही नहीं था। अवी ने लफ्ज़ों से शायद कुछ ना कहा हो, पर वह बिना कहे उसकी ज़रूरतों को, उसकी परेशानियों को अच्छे से समझ जाता था। कितनी नासमझ निकली वो, जो उसकी फ़िक्र में छिपे हुए प्यार के कंपन को महसूस ही नहीं कर पाई थी। अक्सर वह वही सुनते हैं जो बात हमारे कान सुन पाते हैं, पर किसी के मौन में छिपे अनकहे शब्दों को महसूस ही नहीं कर पाते, जो शब्दों से भी अधिक संजीदा होते हैं। उसका बुक कैबिनेट तो रोमांटिक साहित्य का भरपूर भंडार था, पूरा का पूरा दरिया, जहाँ से सिर्फ मोहब्बत के अलग अलग एहसासों की लहरें उठा करती थी। कैबिनेट में सबसे ऊपर रखी किताब जो उसने हाल ही में पढ़ी थी, उससे कुछ पंक्तियाँ बहती हुई सी आई और उसे झकझोर गईं। राज खोले देते हैं नाजुक के इशारे अक्सर, कितनी खामोश मोहब्बत की ज़बान होती है। उसे लगा उसका साहित्य प्रेम तो बिल्कुल बेकार ही गया, जो वो इशारे भी न समझ पाई, जब वो खुद के दिल में दस्तक दे रही प्यार की आहट को महसूस तक नहीं कर पाई। अभी फेयरवेल पार्टी की तो बात है, उसने अवी को खुद की तरफ अपलक निहारते हुए पकड़ लिया था। वह समझ गई थी कि अवी की पलकों में भी एक नया ख्वाब जन्म ले रहा है। उसके पूरे बदन में एक सिरहन सी दौड़ गई थी। चलो मधु, एक सेल्फी हो जाए, कहते हुए अभी उसका हाथ पकड़ते हुए गार्डन में ले आया था। उसके स्पर्श से मधु की रूह को अंदर तक पूरी तरह से भिगो दिया था। वो दोनों पार्टी के बाद भी कैफ़े में बैठकर घंटों आपस में बातें करते रहे। क्या हम हर संडे यहाँ कैफ़े में मिल सकते हैं? उसके प्रणय निवेदन के साथ ही मधु के दिल में भी नई ख्वाहिशें जैसे अब मचलने लगी थी। उसे भी अब एक नई राह मिल गई थी। उस दिन अवी और मधु दोनों बहुत ही खुश थे। अब उन दोनों के बीच चैटिंग भी बढ़ गई थी। पहले मिनटों, फिर घंटों, जिन बातों का कोई मतलब नहीं होता है, उन्हें करने में भी अजीब सुकून मिलता था। एक अजीब सा इंतज़ार रहता था दिन भर, और नज़रें फ़ोन के नोटिफिकेशंस पर टिकी रहती। इस तरह से हर संडे मिलते हुए भी कई महीने हो गए थे। अब कुछ महीनों से मधु के साथ कुछ अलग होने लगा था। एक मदहोशी सी उस पर छाई रहती थी, क्योंकि प्यार फिज़ाओं में घुल गया था। ऐसा इससे पहले बार उसने कभी भी महसूस नहीं किया था। वह अब काफ़ी बदलने लगी थी। पढ़ाई से पहले अभी से चैटिंग उसकी प्राथमिकता बन गया था। वह रूम में भी हमेशा वेल ड्रेस्ड रहती। क्या पता कब अभी उसे वीडियो कॉल कर दे, तो उसे तैयार होना चाहिए ना। तुमने टी शर्ट बहुत अच्छी पहन रखी है, एक दिन कैफ़े में मधु ने कहा। थैंक यू। हाँ, ये मम्मा की पसंद है। वो हैं ही इतने सुपर्ब। वे अच्छे से जानती हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। मेरी सारी शॉपिंग वे ही करती हैं। इसके पहले भी मधु ने महसूस किया था कि उसकी मम्मी की बात आने पर वह कुछ ज़्यादा ही उत्साही हो जाता था और मम्मी की तारीफ़ों के पुल बांधने लगता था, और उसकी कोई भी चैट मम्मी के जिक्र के बिना पूरी ही नहीं होती थी।
इस तरह एहसासों में डूबते उतरते मधु 4th ईयर में आ गई। समय ने, साथ ने और किस्मत ने उन दोनों के बीच प्रेम अंकुरित कर ही दिया था, जिससे मधु की आंखों में भविष्य के सपने उगाए थे। मम्मी पापा मेरा ग्रेजुएशन पूरा होते ही शादी कर लेना चाहते हैं और अब तो मेरी जॉब भी लग गई है। वे मुझे एग्ज़ाम के तुरंत बाद अपने पास बुला लेंगे। उसने लगभग रुआसी आवाज़ में उससे कहा था। तुम अपनी मम्मी से हमारे बारे में कब बात करने वाले हो? रोज़ाना की पहली चैट में मधु का ये पहला सवाल होता था। अरे हाँ, जल्दी ही। अभी का भी रोज़ यही जवाब होता था। एक दिन अभी के मुंह से मधु को वे शब्द सुनने को मिल गए जिन्हें सुनने के लिए मधु के कान तरस गए थे। मम्मा को तुम बहुत पसंद आई हो और उन्होंने हमारे रिश्ते को हरी झंडी दे दी है। सुनते ही मधु इतनी खुश हो गई। उन दोनों के बीच का रिश्ता अगले मुकाम यानी शादी की ओर बढ़ रहा था, जिसकी डोर अब पूरी तरह से मधु ने अपने हाथों में ले ली थी। हे सोना, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम एक मिलियनेयर की बीवी बनने जा रही हो। मुझे एक बहुत ही अच्छी जॉब करने का मौका मिला है। एक दिन फ़ोन करके अभी ने मधु से कहा था। वैसे तो अभी बहुत ज़्यादा उत्साही था, ज़िंदगी से भरपूर, पर उस दिन उसकी आवाज़ में गज़ब का आत्मविश्वास था। वाह, कांग्रेट्स! कौन सी जॉब है? कौन से शहर में है? मधु ने भी उसकी धुन पर थिरकते हुए एक ही सांस में कई सारे सवाल दाग दिए। मेरे होम टाउन में, मुंबई में। सुनकर मधु कुछ अनमनी सी हो गई। तुम्हें पता है ना, मेरा प्लेसमेंट दिल्ली में हुआ है और ये जॉब लाखों दिलों का सपना होता है और मुझे कितनी आसानी से मिल गई है। तुम तो इतने ब्राइट हो, तुम्हें दिल्ली में भी आसानी से कोई भी जॉब मिल जाएगी, पर मेरे लिए नई जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। तुम्हारी हर डिमांड एक्सपेक्टेबल है जान, सिवाय इसके। इतनी बड़ी कुर्बानी मुझसे मत मांगो प्लीज़। मैं अपनी माँ को अकेले छोड़कर इतनी दूर दिल्ली नहीं रह सकता। मैं दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में बिछा दूंगा। इतनी मेहनत करूंगा कि तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर तुम अपनी संतुष्टि के लिए करना चाहो तो कोई छोटी मोटी कोई भी जॉब कर सकती हो जो तुम्हें कहीं पर भी बड़े ही आसानी से मिल जाएगी। मेरे एम्बिशंस का, मेरे सपनों का कोई मोल नहीं, जिसकी खातिर मैंने इतनी मेहनत की है। और तुम्हारी मम्मा अकेली कहाँ हैं? तुम्हारे पापा हैं ना उनके साथ, और जब तुम चाहोगे हम उनसे मिलने मुंबई चले जाएंगे। फ़्लाइट से केवल 1 घंटे का ही तो सफ़र है, 1 घंटे की दूरी है। और फिर मैं भी तो अपनी मम्मा को छोड़कर तुम्हारे साथ दिल्ली में ही रहूँगी, जबकि तुम तो जानते हो मैं भी सिंगल चाइल्ड हूँ और मैं भी हमेशा उनके साथ रहना चाहती हूँ। कहते हुए मधु की आवाज़ अब भर्रा आई थी। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम दुनिया की ऐसी पहली लड़की थोड़ी हो जो ऐसा करने जा रही है। सारी लड़कियां तो यही करती हैं ना। मधु ने सिर्फ बाय कहा और फिर चुपके से फ़ोन रख दिया। और फिर उन दोनों के फ़ोन की स्क्रीन्स पर जैसे एक सन्नाटा सा छा गया था। फिज़ाओं में जहां अभी तक एक नशा सा घुला हुआ था, अब खुशकी सी आ गई थी। मधु ना तो अभी का कॉल एक्सपेक्ट कर रही थी और ना ही उसके मैसेज का जवाब दे रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे लगा अचानक उसके सपने जैसे टूट से गए थे। ख्वाबों के दरख्त पर किसी ने शायद पत्थर मारकर उसमें लगे हुए सबसे ताज़ा और सुर्ख फूल को तोड़कर उसकी पंखुड़ियों को बिखेर दिया हो। हर चीज़ की हद होती है। अभी तो हमारी शादी की बात भी नहीं हुई। ये सारा दिन मम्मी मम्मी करता रहता है। कोई चैट ऐसी नहीं होगी जब उसकी मम्मी का जिक्र ना आया हो। मम्मी के पहलू में ही बंधे रहना था तो मेरी ज़िंदगी में आया ही क्यों? खुद से बड़बड़ाती हुई वह रोने लगी थी। मधु ने खुद को पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त कर लिया था, जिससे अभी की यादों से उसका सामना ना हो जाए। पर अभी के प्यार के पौधे की जड़ें मधु के दिल में इतने गहरे तक बैठ गई थी कि उसके प्रेम के पौधे जब तक उसकी याद के फूल खिल ही आते थे। एक दिन उसके जहन में एक मासूम सा ख्याल आया, अगर वह अपनी मम्मी से इतना प्यार करता है तो यह तो मेरे लिए खुशी की वजह होनी चाहिए ना, कि उसे रिश्तों की इतनी कद्र है।
या वह परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को काफ़ी अच्छी तरह से समझता है, वह परिवार से बढ़कर अपने करियर को अहमियत देता, तो उसके जैसे जीनियस को तो देश या विदेश में कहीं भी इससे भी बेहतर नौकरी के अवसर मिल सकते थे। जब वह अपनी माँ से इतना ज़्यादा प्यार करता है तो उससे भला कितना प्यार करेगा, और वह खुद भी तो अपनी मम्मी से कितना प्यार करती है और दिन में कितनी ही बार उनसे फ़ोन पर बात करके हर छोटी सी छोटी बातों में भी उनकी राय लेती है। जब वो खुद ममाज़ गर्ल है तो उसे अभी के ममाज़ बॉय होने पर इतना ज़्यादा ऐतराज़ भला क्यों है। हर इंसान की कोई न कोई कमज़ोरी ज़रूर होती है और उसमें खुद में भी तो कितनी ही कमियां हैं। वह चाहकर भी कभी भी अभी जितनी स्मार्ट कभी नहीं बन सकती, और अभी महानगरीय वातावरण में पला बड़ा है, बावजूद इसके अभी उसे दिलो जान से चाहता है। उसने बिना एक भी पल गवाए अभी को मैसेज कर दिया, विल यू मैरी मी। उसका फ़ोन मैसेज सेंड दिखा रहा था, पर आधा घंटा बीत जाने पर भी अभी की तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर उसके मन में अब उदासी सी छा गई। पर उसे अपने प्यार पर पूरा पूरा भरोसा था। कहीं ऐसा तो नहीं अभी ने मैसेज ही ना पढ़ा हो, पर वह इस सच्चाई को भी नहीं झुठला सकती थी कि जिस वक्त उसने मैसेज किया था उस वक्त अभी ऑनलाइन था, यानी उसने मैसेज ज़रूर पढ़ा है। इतनी देर से उसकी आंखों की कोरों पर टिके आंसू ढुलकने को बेताब होने लगे थे। उन दोनों के हॉस्टल्स की दूरी केवल 1 घंटे की थी। ठीक अगले 1 घंटे में मधु के फ़ोन पर अभी का वीडियो कॉल था। मधु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह लाल गुलाबों का बुक्का लिए हुए उसकी हॉस्टल की सामने वाली सड़क पर खड़ा था। अभी ने उसका विश्वास बिल्कुल नहीं तोड़ा था। शायद उसका मैसेज पढ़ते ही वो उससे मिलने के लिए निकल गया था। वह दौड़कर अभी के पास गई और उसके गले से लग गई, कभी ना बिछड़ने के लिए। मधु खुश नहीं बल्कि बहुत खुश थी, देर से ही सही, पर उसे अपने सपनों का राजकुमार आखिर मिल ही गया। उसने महसूस किया कि फ़िज़ाओं में फिर से मदहोशी सी छाने लगी थी और उसके ख्वाबों के उस दरख्त पर फिर से ढेर सारे फूल एक साथ उगाए थे, पहले से भी ज़्यादा और ज़्यादा सुर्ख। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अब वायदे के मुताबिक आपको चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर 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 करना पड़ेगा, और फिर रोज़ की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।